So I'll let you guys close. Yes, Anything else from me? No, not at all. Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of the Pakistan Pivot. Today with us we have Dr. Adil Najam. Dr. Adil Najam is the Dean at Pardee School of Global Studies at the Boston University. He writes, reads and speaks very passionately about foreign policy, about climate change, about Covid-19, just a few things of course. And today he's here with us and we're going to be talking about him about all of this in whatever little time that we have. It's always little with him. Thank you so much for your time and I'm really looking forward to an insightful conversation. हम शुरू करते हैं आई थिंक विद फॉरेन पॉलिसी विद इंटरनेशनल रिलेशंस विद वर्ल्ड ऑर्डर एसेंशली. तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि एज ऑफ नाउ हाउ डू यू सी द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ different blocks, different emerging powers, we've seen historically इसमें बहुत change आया है from Cold War when there was US and Soviet Union and then for a good 50 years हमने देखा कि Cold War में दुनिया थी. उसके बाद Soviet Union जब ख़त्म हुआ we saw कि there's one power which is the US and then we saw for a bit it remained like that until then China emerged and then we began to hear talks about कि okay now is it China and US. Now with the Ukraine crisis Russia again is coming into the picture and perhaps a lot more countries and forces like the NATO perhaps also. So मैं समझना चाह रही हूँ कि अभी आप इस वक्त किस तरह देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर को एंड देन वी कैन गो ऑन टू टॉक अबाउट अदर. जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं दैट इज़ क्लियरली चेंजिंग. एक तो ये बात तय है कि इट इज़ चेंजिंग एंड दैट्स द ओनली इम्पॉर्टेंट फैक्ट हेयर. एंड व्हाट दैट मीन्स इज़ कि अगर हम इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर पे अपनी प्री कंसीव्ड नोशंस अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर, फॉर एग्जांपल ब्लॉक्स, तो वी विल गेट एरोनियस रिजल्ट्स. चेंज का मतलब ही ये है कि कोई ऐसी तब्दीली आ रही है विच हैज़न्ट सेट इन, विच मीन्स कि ना हम उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन कोई एक डिफाइंड पाथ नहीं है कि अब यहाँ से वहाँ जाएगा, कि पहले कभी ब्लॉक होते थे तो अब फिर ब्लॉक हो जाएंगे. इन अ वे द वे यू would phrase the question, the way most people look at it, we are still prisoners of the Cold War. एंड हिस्टोरिकली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम समझते हैं वो नॉर्मल था. इन सम वेज तो अब दुनिया वापस नॉर्मल पे जा रही है. दिस इज़ नॉर्मल. द कोल्ड वॉर वॉज अननॉर्मल और एबनॉर्मल. इन अ वे से कई बार मैं सोचता हूँ कि हिस्ट्री विल रिमेंबर द कोल्ड वॉर एज द गुड ओल्ड डेज. तो एक छोटा सा पीरियड था, 4-5 मिनट का. हिस्टोरिकल टर्म्स में 4-5 मिनट का था, 40 साल 50 साल. आई डोंट इवन नो जब 10,000 हिस्ट्री लिखी जाएगी तो कोल्ड वॉर को कितने पेज मिलेंगे, 2 पैराग्राफ मिलेंगे, 1 पैराग्राफ मिलेगा. बट फॉर मोस्ट ऑफ हिस्ट्री व्हाट यू हैव इन द वर्ल्ड ऑर्डर इज ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपीटिंग पावर्स, mostly competing within because the world was not as connected technologically and otherwise, and nearly always also competing with others जो पहले सिर्फ अपनी बाउंड्री पे होता था. And that balance of powers keep shifting. And the politics is defined by the attempt to shift the balance of power in your favor. Okay. Right? This is different from Cold War. Cold War एक तरह से अगर आप देखें तो Cold War was this little window जहाँ especially because of the Second World War, क्योंकि वो उसके साय में आई थी, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस, 2 ब्लॉक बन गए, 2 चौधरी आ गए. उन्होंने कहा ये मेरा ये तेरा, तू मेरे इलाके से नहीं आना, मैं तेरे इलाके नहीं आना, तेरा खरगोश इधर आ गया. बिल्कुल क्वाइट राइट, लिटरल दीवार लगी हुई है ना बीच में. राइट, दैट वाज एबनॉर्मल. सो आई समटाइम्स फाइंड कि इट इज सो इंटरेस्टिंग कि पीपल आर सॉर्ट ऑफ कि अच्छा उधर जा रहे हैं, अब इधर जा रहे हैं. वी कीप ट्राइंग टू अप्लाई कोल्ड वॉर मैथमेटिक्स. नाउ मे बी वो अप्लाई होगी, लेकिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपकी मैथमेटिक ये है कि जी नॉर्मल ये होता है कि 2 पावर्स हों और वो दुनिया को बांट ले, तो ये नॉर्मल नहीं होता. नॉर्मल ये होता है कि पावर्स होती हैं, बहुत कम होती हैं, वो दूसरों को कंट्रोल करती हैं, एंड देन दे वांट टू क्रिएट अ डायनामिक वेयर दे आर मोर पावरफुल देन द अदर्स और द अदर्स आर नॉट सो पावरफुल दैट दे कंट्रोल देम. सो इन अ वे अगर हमने इसको सोचना ही है तो देन आई थिंक वी नीड टू हैव अ लार्जर सेंस ऑफ हिस्ट्री. आप देखना जब ऑटोमन्स थे या हम एमी बोंगिया मारते हैं मुसलमान इन द सेंस कि जी मुसलमान सल्तनत थी, लेकिन जिसको मुसलमान सल्तनतें कहते थे वो एक तो नहीं थी ना, उसके अंदर थी ये एक. ज़्यादातर लड़ाई तो उनके आपस में भी थी. सो बट व्हाट आई एम गेटिंग एट इज कि आर सेंस हैज़ बीन, अगर इफ़ यू लुक एट हिस्ट्री तो इवन अगर हम कोल्ड वॉर से बिल्कुल पहले देखें तो इधर हैप्सबर्ग हैं, उधर ऑटोमन्स हैं, दे वर ऑन द डिक्लाइन. इधर रशियंस थे जो सीम टू बी ऑन द राइज बट देन ठा करके गिरे व्हेन द रेवोल्यूशंस केम. जर्मनी वाज द न्यू किड ऑन द ब्लॉक.
लाइक चाइना वॉज अ ग्रेट एम्पायर जिसको ओपियम पे लगा दिया गया था. US वॉज द राइजिंग पावर, नोवो रिच, उनके पास नए नए पैसे आए थे, घोड़े पे हैट पहन के आ जाते थे दुनिया को संभाल ले. एंड सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज टू सॉर्ट ऑफ शेक आवर अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ दिस कोल्ड वॉर. उसका गलत नहीं है, वो देखे ना, आई एम अ child of the Cold War, you are a generation जिसके लिए big historical thing was the Cold War. लेकिन what I'm saying is कि you expand that and then what you see is कि in my view the Cold War is not necessarily the right framework. इसका ये मतलब नहीं Cold War irrelevant है. Like Russia की जो बात है उसमें Cold War बहुत relevant है. वो relevant यूक्रेन नहीं है. Relevant ये है कि Putin in particular remembers the Cold War. He remembers himself, and in his mind, he is an imperial power. The Russian people support him क्योंकि वो कहते हैं यार हम तो दुनिया के ठेकेदार थे, हमें तो उन्होंने एक साइड पे कर दिया. And no one wants that. तो in a way रशियन को समझना पाकिस्तानी मुसलमान के लिए बड़ा आसान है. जिस तरह हमें याद आती है ना कि कभी जी हमारी एम्पायर्स बड़ी ग्रेट थी, तो इस वक्त जो रशियन है या प्यूटन है उसकी नज़र में वो एक imperial image है. Right? So what I'm again trying to say is that the world is in a state of flux. The most important thing about the world is that it is in flux. Okay. And trying to package it in our sort of recent history boxes can have a very, very, very bad effect. एक अगर सिर्फ one जुमला, एक interesting चीज़ ये है in the way you phrase the question. When I look at the world, the two major leaders who are totally stuck in the Cold War is not Pakistan TV के anchor shanker. It is Putin and it is Biden. Partly यूक्रेन में ये हो रहा है कि ये दो बंदे हैं, उनकी उम्रों की वजह से और उनकी मेमोरीज की वजह से they are still forcing themselves to see the world as Cold War. Biden was a product of the Cold War. उसकी age भी and his whole politics was सोवियत यूनियन को कंटेन करना. सो ही स्टक इन दैट. उनके जो अफगानिस्तान के एक्शंस हैं वो भी पार्टली वहाँ से ड्राइव होते हैं. Putin is stuck because he is a child of the Cold War or a child of the Soviet Union, right? उसके ज़हन में Soviet Union, हम तो दुनिया के ठेकेदार थे, आधी दुनिया जो थी वो हमारी थी. And he can't get out of it. And second, his whole sort of persona and experience has come from that, and that's the Nara his people want. So that, I think, is the dynamic in which this flux is happening. My sense is we are back to normal, which is multiple powers competing, trying to create a balance that is in their favor, which means alliances are not permanent. Which means कि कोल्ड वॉर का मसला ये था ना कि आपने साइड चूज कर लेनी है. इस फ्रेमवर्क का मसला ये है कि एवरी कंट्री अगर वो अक्लमंद है वो कहे कि ठीक है मैं आज इसके साथ हूँ कल उसके साथ हूँ. इसमें दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू गेट टू कि अलायंसेस चेंज हो रही है. नीटो फॉर एग्जांपल, नीटो एक पूरा एज एन ऑर्गेनाइजेशन परहैप्स उसमें विद इन दैट आप देख रहे हैं कि अलाइज चेंज हो रहे हैं. एंड देन आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ हाउ डज दिस इम्पैक्ट हमारा रीजन, हाउ डज दिस, एंड ऑफ कोर्स चाइना वी डिडंट टॉक अबाउट, तो चाइना एंड देन इंडिया एंड देन पाकिस्तान, बिकॉज अगर परमानेंट एलाइज नहीं हैं तो फिर अगर बैलेंस ऑफ पावर में हाउ डज दिस रीजन सी इट सेल्फ के इफ़ वी डू हैव नॉट नेसेसरली दो सिर्फ पावर्स हैं बट अगर अब इस तरीके की कोई बैलेंस ऑफ पावर होगी तो देन इज़ देयर नो सेंस यूर सेइंग ऑफ कि कोई बड़ी पावर है कोई छोटी पावर है? और नहीं, छोटी पावर की तो बड़ी सेंस होती है. जब छोटी पावर होती है आपको पता होता है, मुजारे को पता होता है मैं मुजारा हूँ वो चौधरी है. और वो कॉलोनियलिज्म में भी जो था किसी को पता था कि कॉलोनियल लीडर कौन है और हम मुजारे थे. वो ऑटोमन एम्पायर में भी था, ऐसे भी था, आपको पता था कि पावर जो है वो इस्तांबुल के पास है, हाँ हम उसका हिस्सा होंगे. लेकिन ऐसा नहीं था कि वो चौधरी का हर एक को हमेशा पता होता है, गांव में भी पता होता है, दुनिया में भी पता होता है. लेकिन द पॉइंट ऑफ चेंजिंग अलायंसेज इज कि चेंजिंग अलायंसेज इज नॉर्मल, ओके, नॉट चेंजिंग अलायंसेज इज नॉट नॉर्मल. ये जो एक कहानी बन गई है कि जी ये, और वो उसकी एक वजह थी ना, चेंजिंग नॉट रिले चेंज, जो पावर होती है वो चाहती है कि लोग बिलीव के वो परमानेंट हैं. तो वो कोल्ड वॉर में इट वाज थ्रू आइडियोलॉजी, communism, right? The reason communism was important for the Soviet Union was कि वो ये नहीं बेच रहे थे कि हम तुम्हारे चौधरी हैं, वो बेच रहे थे कि हमारे पास एक मशल राह है, राइट? और जो अमेरिकन थे वो भी ये नहीं बेच रहे थे कि हम तुम्हारे चौधरी हैं, वो ये तो नहीं कहते थे ना. वो तो ये कहते थे हमारे पास डेमोक्रेसी है और हमारे पास फ्री मार्केट है,
राइट. सो आइडियोलॉजी, और उससे पहले अगर आप देख लें, ये ऐसा भी अगेन, ये मैं फिंगर पॉइंटिंग की बात नहीं, उससे पहले आप देख लें तो कोई आपको रिलीजन क्या वो बेचता था चूरन, कोई जो था आपको पावर की चूरन बेचता था, कोई आपको एथनिसिटी की, नेशनलिज्म की चूरन बेचता था. चूरन से मतलब ये नहीं है गलत है, बट द पॉइंट इज कि देयर हैज टू बी अ बाइंडिंग फोर्स. एक आपने जब इतनी बड़ी चीज़ें को कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कोई एक कॉमन बॉन्डिंग चाहिए, राइट. सो वो बॉन्डिंग कभी रिलीजन होती थी, कभी आइडियोलॉजी होती है, कभी नेशनलिज्म होता है. नेशनलिज्म एक्चुअली यूजुअली गोज अगेंस्ट इट, राइट, बिकॉज नेशनलिज्म अमूमन रेज होता है उन फोर्सेस से जो उस लार्जर आइडियोलॉजी से निकलने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं यार मैं कम्युनिस्ट हूँगा लेकिन मैं तो बॉल्कन का हूँ, राइट. सो कमिंग बैक टू दिस ऑन द पॉइंट ऑफ जो आपकी है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट अलायंसेस. सो इन अ वे जितने आप वीक होंगे उतनी आपकी पावर कम होगी टू चेंज अलायंसेस, राइट. जितने आप वीक होंगे, लेट्स कीप इट एट द सीरियस लेवल, जितने आप वीक होंगे दैट मच मोर the strong will have that much more influence on you, right. अच्छा, वो कभी IMF की सूरत में आता है, कभी FATF की सूरत में आता है, कभी बेल्ट एंड रोड की सूरत में आता है, CPEC की सूरत में आता है, राइट. सो वो वीकनेस, अगर आप स्ट्रांग होंगे तो आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं ये नहीं चाहिए, मैं अपनी पावर्स, अपनी अलायंसेज जो है अपने इंटरेस्ट पे करूँगा. एंड दैट इज़ द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स कि हम कहते हैं हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए. दैट इज़ ट्रू. Every country does look at its interests, but your ability to act on your interest बढ़ या कम जाता है डिपेंडिंग के आप में कितना तपड़ है, आप में कितना इन्फ्लुएंस है, राइट. अगर आपके पास पैसा बहुत है, अगर आपके पास तेल है, अगर आपके पास एक्सपोर्ट्स हैं, वट एवर, इफ यू हैव व्हाट द फोर्सेस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल अफेयर्स, देन यू आर मोर एबल टू एक्ट ऑन योर इंटरेस्ट. जितने आप कमज़ोर होंगे उतना ज़्यादा कोई भी, इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, आप उनके डिपेंडेंट होंगे. अगर डिपेंडेंट होंगे तो जो भी होगा वो आपसे कुछ ना कुछ चाहेगा, राइट. सो दैट इज, ये गेम इन सम वेज इज वेरी सिंपल. उसके ऊपर हम खिलाफ डालते हैं, कभी रिलीजन का, कभी आइडियोलॉजी का, कभी नेशनलिज्म का, कभी प्रिंसिपल्स का, राइट. विच इज नॉट टू से दे आर इररेलेवेंट, बट दे आर ओनली ए पार्ट of this. Now, what does this mean? Bottom line, it means कि small power करें ना करें, regional को हटा देते हैं. The major powers, वो powers जो अपने आप को major powers समझती हैं, great power नहीं, major powers, उनके लिए rational behavior at this point is keep your options open. Right? So, for example, क्या रशिया और चीन जो हैं, दोनों जो हैं US से पंगा ले रहे हैं या US उनसे पंगा ले रहा है, does that mean they are allies? Maybe, maybe not. I will not be surprised if tomorrow on something Russia and US suddenly become close. I would not be surprised if on some other things Russia and China become close. We are seeing US and India saying that they are close. I will not be surprised if that changes. Right? Europe, ये जो आप NATO की बात करिए ना, NATO in a way इतना इंटरेस्टिंग नहीं है बिकॉज इट वॉज एन आर्टिफैक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर. इट्स पर्पज वॉज टू कीप के जी कोल्ड वॉर की लाइन जो है उससे तुमने आगे नहीं आना, उसका सिर्फ ये पर्पज था, टू कंटेन कम्युनिज्म, राइट. अब अमेरिका जो है यूक्रेन वगैरह से अपनी तरफ से कह रहा है कि हमने उस लाइन को तुम्हारे अंदर इंक्लूड कर दिया, तो नेटो का मेंबर बन गया, तो अब हमारी जो चौधराहट है वो यूक्रेन तक आ गई. रशिया ये कह रहा है नहीं यार, यूक्रेन तो हमारी चौधराहट का हिस्सा था. So NATO is not a membership, it's about where you draw those lines which are still struck in that. But अगर आप again historically जाएं तो ये इतना कोई unusual नहीं है. The reason I'm saying this is the normal. That was not the normal. जिसको हम normal समझते हैं is the following. अगर आप Second World War करें, जब देखें तो Second World War जब शुरू होती है तो everyone thought कि जो जंग है वो होगी रशिया और जर्मनी के बीच में, और that was one of the things. जब तक शुरू होती है तो वो जर्मन जो हैं वो रशियन से अलायंस कर चुके होते हैं. ना जर्मन रशिया को ट्रस्ट करता है, ना रशियन जर्मन को, मैं उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ, बट दे मेक एन अलायंस अगेंस्ट द अदर्स बिकॉज इट मीन्स इन द मिडल ऑफ द जंग the Russians now are on the side of the Americans, right? The most people who die in the Second World War is the Russians, because of which actually the war ends the way it is. So अब वो उनकी साइड पे आ गए. By the time the war ends, supposedly ये तीनों अलाय हैं, चर्चिल, स्टालिन एंड रूजवेल्ट, लेकिन ऑलरेडी कोल्ड वॉर का पर्दा गिरना शुरू हो गया. सो दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग ग्रेट पावर पॉलिटिक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर. सो रशिया क्या कर रहा है, डज इट मीन कि उसको अपने इंटरेस्ट नहीं पता? ऐसा नहीं है. उसको 100% अपना इंटरेस्ट पता था, जैसे जर्मन्स को पता था, जैसे अमेरिका को पता था.
but based on the interest at that time rather than looking for permanent allies. एक और very simple, I'm going too long, सारी आप history पढ़ लें, France and Britain, the biggest rivalry. France and Germany, the biggest rivalry, right? Then ये जिसको आप so called common वो normal कहते हैं, उसमें France and Britain become allies in the war, but they never trust each other fully. राइट चर्चिल और उसका डिगॉल का आप देख लें, ब्रिटेन और डिगॉल का, या जर्मनी एंड फ्रांस, दो जंगे अजीम बेसिकली इस वाली लाइन पे होती है. और उसके बाद पिछले 50 साल में हु इज होल्डिंग यूरोप टुगेदर? German and French alliance. Alliance doesn't mean they agree on everything, but they agree on this idea of Europe because they both find their strength in that. So sorry for my long answers. No, not at all. Alliance, you say कि doesn't necessarily mean they agree on anything, but क्योंकि perhaps हमारा we've been trained to think like that. So अभी I see कि for example when we see India and the US sort of having more interest towards each other than say Pakistan and US, तो एक suddenly बात होने लगी कि अच्छा अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ दिया यानी अब अमेरिका इंडिया की तरफ चला गया, almost as if कि ये आइदर और की ऑप्शन में ही होगा. बट देन परहैप्स इस तरह आप बात करें कि अलायंसेस हिलती रहेंगी. हाउ डू यू सी इस वक्त के यूएस का पाकिस्तान के साथ भी एक तो है, देन यूएस का इंडिया के साथ, एंड व्हाट इज, तो ये क्यों ना हो? ये हमारा कसूर है, इसमें इंडिया का भी नहीं है, यूएस का नहीं है, अगर इफ यू अलाउ मी. ये कोई डेटिंग थोड़ी है कि एक के साथ जाओगे तो दूसरे के साथ नहीं जा सकते. नहीं, सीरियसली बात है ना, ये सिर्फ हमारा एक प्रॉब्लम. आई थिंक इट इज नॉट लॉजिकल एंड इट इज रादर सिली टू अज्यूम कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो उनसे दोस्ती नहीं करोगे. ये तो मतलब कोई हमको टीनेजर थोड़ी है कि आप मुझसे दोस्ती कर लिए तो उससे कुट्टी करो. कभी अमेरिका ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के दोस्त हैं इसलिए हम इंडिया हमारा दुश्मन है? 70 साल में कभी नहीं कहा. राइट? ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना कि हम समझ रहे हैं कि जिस तरह की ये कोई हो रही है दोस्ती हो, दुश्मन. एंड यू थिंक पाकिस्तान यूएस का रिलेशनशिप बदल रहा है या नहीं? बिल्कुल बदल रहा है, लेकिन उसका इंडिया से नहीं ताल्लुक. अच्छा, उसका कोई इंडिया से, देखिए ना, ये ना था ना है. ये पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप का ताल्लुक भारत अमेरिका रिलेशनशिप से ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी होगा. ये हिस्टोरिकल इशू है ना कि 71 में 65 में जब आप सो कॉल्ड अमेरिका के करीब थे तो उन्होंने भेजे थे जहाज इंडिया में मारने के लिए. हम अभी तक बेवकूफ़ों की तरह कहते हैं यार तू तो मेरा दोस्त थी, तू आया ही नहीं. वो कहता है मैं कोई दोस्त शोज नहीं हूँ, मैं तुमसे एक इंटरनेशनल वो है, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा. और जब कोई एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा अफगानिस्तान के किस्म को आ जाऊंगा. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी नीड टू आस्क दैट क्वेश्चन. ये हमारी गलती है कि हम दोस्ती खेलते हैं. हम भी वो स्कूल यार्ड उससे नहीं निकले कि ये मेरी साइड ही तेरी साइड. सो आई थिंक इट इज़ नॉट फेयर फॉर पाकिस्तानीज. आई थिंक पाकिस्तान स्टेट अंडरस्टैंड्स, बट फॉर पाकिस्तानीज टू थिंक कि ये ज़ीरो सम गेम है कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के उतने करीब है जितना वो भारत से दूर है. Having said that also, I am quite convinced कि ये जो इंडिया और अमेरिका वाला है ये भी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंट है. The Indians are very apprehensive historically, नेहरू से शुरू से होके of Americans, हमेशा एक नॉन अलाइनमेंट का. इस वक्त उनके इंटरेस्ट मिले हुए हैं, जब तक वो मिले रहेंगे दे विल वर्क टुगेदर. और अमेरिका के इंटरेस्ट भारत से मिलने की एक लॉजिकल बेसिस है. वो लॉजिकल बेसिस ये है कि 1 बिलियन आदमी है उधर. लॉजिकल बेसिस ये है 1 बिलियन इंग्लिश स्पीकिंग बीइंग एक्सपोर्टेड टू द यूएस. राइट? देयर इज अ मेजर डायस्पोरा देयर इज एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट देयर. ये ब्लेम की बात नहीं है. दिस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज. राइट? सो इन अ वे आई थिंक एट दिस पॉइंट, एक्चुअली एट एवरी पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, खसूसन हमारे जैसे मुल्क, आई एम मेकिंग दिस अप बट आई थिंक दिस इज सो, हमारे जैसे जो है, जो आपको मिडिल कह लें या लोअर मिडिल कह लें इन पावर टर्म्स, उनके लिए द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंट्री इज पार्टली डिटर्मिन्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव गुड रिलेशंस विद, विच इज डिफरेंट फ्रॉम कोल्ड वॉर. राइट? कोल्ड वॉर में आपकी स्ट्रेंथ ये थी कि चौधरी साहब के कितने करीब हो. वो आप ड्रामों में फिल्मों में देंगे, चौधरी होता है उसके साथ 2-4 चमचे बिल्कुल करीब होते हैं. उनकी पावर ये होती है कि चौधरी हमेशा उनके साथ होता है. In this type of milieu, where you're talking balance of power, where you're talking shifting alliances, there the question is कि मैं अगर फ़ोन करूँगा, not कि अमेरिका मेरा फ़ोन उठाता है कि नहीं उठाता, जो हम फजूल में obsessed रहते हैं.
how many countries can I call? Even if they are not close. So in a way, ये दोस्त बनाने का मौसम है, because you do not know how that will work. And I think in that we are in the right direction कि we are हमेशा only being obsessed कि हमारा एक कोई बड़ा special relationship है जो Cold War mathematics थी. उसके बजाय do we have multiple reasonably strong relationships? एंड इसमें आई वांट टू ऑल्सो आई एम क्यूरियस टू नो कि अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट होते हैं और तब रिलेशंस बनते हैं, वो उसमें पिक एंड चूज़ करते हैं इंटरेस्ट, एंड देन देयर आर सर्टेन टाइम्स जब इंटरेस्ट ज़्यादा है, एंड देन पहले आपने बात की कि कंट्री खुद जितनी स्ट्रांग है उतने उस हिसाब से वो करेंगे. तो नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंडिया में विद ऑल दैट्स हैपनिंग विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, बहुत सवाल है कि ओके मे बी ये हुआ जा रहा है और होता रहेगा बिकॉज इंडिया इज़ नाउ ऑन गुड टर्म्स विद US, एंड परहैप्स वो एक होता है कि यू नो देयर सम अदर पावर, लाइक मतलब आप देखें US सैंक्शंस, FATF, IMF, आपने खुद बात की कि इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं जो मेजर पावर्स यूज टू फॉर यू नो टू से कि ओके दिस इज़ नॉट ओके. तो परहैप्स कि अच्छा क्योंकि अब ये होगा क्योंकि Can I this is actually a brilliant question, but let me push back. Okay. I think you're right, except I want to push back on one thing. आपने कहा कि इसलिए इंडिया अमेरिका इग्नोर कर रहा है कि दे आर ऑन गुड टर्म्स. अब आप फिर वो स्कूल यार्ड दोस्ती कुट्टी वाली बातें कर रही हैं, राइट? इंडिया इसलिए नहीं कर रहा कि वो उसका दोस्त है और उसने किसी और, अमेरिका इसलिए नहीं इग्नोर कर रहा कि कर रहा है इग्नोर, इट्स ऑब्वियस, राइट? नोम चॉम्स्की जैसे बोल देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत स्टेट डिपार्टमेंट भी बोल देता है, लेकिन जिस किस्म का प्रेशर हमें पता है पड़ता है हम जैसों पे, वो नहीं पड़ा, राइट? वो इसलिए नहीं पढ़ा कि वो उनके दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं आप लोग, BFF नहीं है, ये BFF नहीं होता इधर, इसलिए नहीं पढ़ा. इसलिए पढ़ रहा है जो हम पहले बात कर रहे थे, बिकॉज इंडिया इज अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कंट्री राइट नाउ. स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? दे हैव स्ट्रेंथ इन देयर साइज, दे हैव स्ट्रेंथ इन देयर जियोग्राफी, दे हैव स्ट्रेंथ इन देयर बिलियन पीपल, दे हैव स्ट्रेंथ इन देयर इकोनॉमी, राइट? देयरफॉर अमेरिका हो या दूसरा हो या चीन हो या सर्टनली यूरोप हो, दे से कि यार है कर तो ये गलत रहे हैं, उनसे बात करो तो वो यही कहेंगे. लेकिन सो वी गो बैक टू दिस कि आपका जो बिहेवियर दूसरे मुल्क का है इज डिपेंडेंट ऑन योर पावर. और बिहेवियर इसलिए भी है कि मोदी को वो कर भी कुछ ज़्यादा नहीं सकते ना. अब अगर कल मोदी IMF के पास भाग रहा होता या FATF में भाग रहा होता तो फिर उनके पास लेवर होता. सो आई डोंट थिंक इसलिए कि वो क्लोज हैं. आई थिंक इसमें एनालिसिस ये करना है कि क्लोज क्यों है. और क्लोज अगेन दोस्ती नहीं है, क्लोज इज इंटरेस्ट, राइट? जब हम कहते हैं ना कि वो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड बड़ा सिंगल है. स्टैंडर्ड इज एवरी कंट्री वांट्स टू मीट इट्स इंटरेस्ट. कैन यू हेल्प देम मीट योर इंटरेस्ट? आप अपना देख लेना. जब लेट्स टेक पाकिस्तान US, जब भी, और इसमें कोई मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ दिस इज हाउ इट शुड बी. जब भी another country had an interest that Pakistan could meet, हमारे पास कोई ऐसी चीज थी जो उनको चाहिए थी, suddenly they were closer to us. जब नहीं थी तो they weren't close to us, right? बिल्कुल इतना सा सिंपल है. कोई दोस्ती की बात नहीं है, कोई रिपब्लिकन डेमोक्रेट की बात नहीं है. जब जरूरत थी कि सोवियट्स हैं उनको रोकना है, एंड आर जियोग्राफी गेव हमारे पास कोई इंटरेस्ट, तो वो आ गए. अब इसमें मेरे ख्याल में हम जो कई बार वो टसवे बहाते हैं कि देखो यार ये तो बड़े वो हैं, वो हम ये जो है ना TV के ड्रामे देख के हम समझते हैं ये सारी सास बहू की गेमें हैं. सास बहू की गेमें नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. जिस तरह आपके पास अगर एक दुकान है, उसके पास वो चीज़ें हैं विच यू वांट, यू विल गो देयर, राइट? इफ योर नीड्स चेंज and you need something else, तो आप किसी और दुकान के पास जाएंगे. And I think what I'm trying, I'm not जिसको ये international relations में realist कहते हैं, I'm not a realist, but I do think there has to be a certain amount of realistic understanding कि these are dynamics of power and these are dynamic more than power of interests, and उसका मतलब ये है कि if everyone else is behaving that way, you should too. एंड उसका मतलब ये है कि द वे टू गेट द वर्ल्ड टू टेक यू सीरियसली इज टू इंक्रीज योर इंटरनल स्ट्रेंथ. जितना हमारा अंदर अच्छा होगा, वो इंडिया को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, जितना उनका अंदर अच्छा नहीं है लेकिन उनकी एक इंटरनल स्ट्रेंथ है, उनकी एक मार्केट है, उनकी एक IT वगैरह में एक स्पेस है विच वर्ल्ड कैन नॉट कंट्रोल. सो दैट इज वेयर ये जो सॉफ्ट पावर होती है, सॉफ्ट पावर नहीं होती, बड़ी हार्ड पावर होती है. And that is where we have to sort of think of how security changes. Sorry again, मैं लंबी बातें please don't apologize.
इंटरनल स्ट्रेंथ में ऑफ कोर्स जिस तरह इंडिया की आपने बात की, आपने उसमें उनकी पॉपुलेशन की बात की, उनकी इकोनॉमी की बात की, हम देख रहे हैं कि विद ऑल जो फ्लक्स है दुनिया में, उसमें ट्रेड, उसमें साइबर, इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो बिकमिंग पार्ट्स ऑफ यही सारे जिसमें आप पावर शो करते हैं, यू नो दीज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर परहैप्स, अगर आप इसको कह लें. आप इस पर ही हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. आई वांट टू अंडरस्टैंड, आप इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनल स्ट्रेंथ को विद ऑल ऑफ दीज टूल्स किस तरह देखते हैं? बिकॉज बात तो हो रही है कि आप जो इकोनॉमिक हमारा शिफ्ट है, हमारी यू नो सिक्योरिटी में, दिस एंड दैट, इफ देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, तो वो हम अभी उस वक्त कहाँ खड़े हैं इसमें? आई थिंक ये खड़े हैं इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट द फोकस इज एग्जैक्टली राइट. अगेन मैं अगर लफ्ज़ पकड़ूँ कि प्रोफेसर हूँ तो प्रोफेसर होने की इजाज़त दें. जब आपने कहा ये मॉडर्न इश्यूज़ हैं, मॉडर्न इश्यूज़ नहीं है सारे. बड़े देखें ना, शुरू से असली मसले तो ट्रेड के थे. अगर आप मंगोल पावर देखें तो हमें वो याद रह जाती हैं कि जी खोपड़ियों के मीनार शनार वाली कहानियाँ, लेकिन essentially there was a trade route that had to be controlled. The rise of the Mongols then was the rise of the Silk Road. The Chinese are, वो तो खोल के कहते हैं कि BRI के पीछे वो है. People understand this. The rise of the British power was the rise of the British control of the oceans. The rise of the Spaniards was the rise of the trade that they got from from what we now call Latin America. The reason that the British came and आप और मैं अंग्रेजी बोल लेते हैं दो चार लफ्ज़ is because वो स्पाइस ढूंढ रहे थे, राइट? सो इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है ना ही नॉलेज की पावर में कोई नई चीज़ है. आई एम नॉट दिस फैन ऑफ ये 5th जनरेशन 6th जनरेशन. केड़ी जनरेशन में हम वॉरफेयर की? अच्छा चलो उसी कहने मान लेने देने. मुझे नहीं पता ये कौन सी जनरेशन है. ये मेरे ख्याल में लोग ऐसे लफ्ज़ बनाते हैं और फिर उसके पीछे बढ़ जाते हैं. ना स्पाइंग पहले चीज़ कोई नई चीज़ है, ना ट्रेड नई चीज़ है, ना इंफॉर्मेशन नई चीज़ है. आई मीन देयर इज़ नथिंग. दिस इज़ आई थिंक ये आई मीन वो जिस तरह वो सेल की दुकानें लगाती हैं ना कि वो पुरानी कीमत को नई करके सेल और या न्यू, ये उस तरह की चीज़ें. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दीज आर एंशिएंट एंड परमानेंट टूल्स ऑफ इंटरनेशनल पावर डिप्लोमेसी. सो अगर कोई क्रिटिसिज्म है वो ये नहीं है कि ये गलत है. क्रिटिसिज्म ये है कि यार ये तो हमेशा होता था. अच्छी बात यह है कि अगर हम इस पर एक्सप्लिसिटली फोकस कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग आउट ऑफ दैट थिंग कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक किस्म की चीज़ इंपॉर्टेंट है, विच वॉज आवर मिस्टेक, राइट? सो दैट इज़ अ गुड थिंग. कि बेसिक इशू वही है कि आपने इंटरनली स्ट्रेंथ वो होनी है वेयर इन अ वे. अगर मैं नुआंस कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ, हम मेरे ख्याल में हर एक ये कहता है कि हमें अपने इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए. ये बात तो तय हो गई. इस बात को भी रिकग्नाइज करना चाहिए कि हमें दूसरे के इंटरेस्ट को मीट करने की एबिलिटी होनी चाहिए. दैट इज पावर. सो देन दे कम टू यू एंड दे टेक यू सीरियसली. चौधरी की पावर क्या है? चौधरी की पावर ये है कि वो आपको वो नोट दे सकता है जो आपके पास नहीं है, राइट? पावरफुल आदमी की यही पावर है ना कि उसके पास, पावरफुल शख्स के पास, पावरफुल इंस्टीट्यूशन, पावरफुल मुल्क के पास कोई चीज़ होती है किसी दूसरे को देने के लिए, जो दूसरे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, right? And that means that strength in international affair comes the same ways. Keep your focus on what your interests are. I think करते हैं, हम भी करते थे. But अगर आपने ability to reach those करना है, then you have to be able to meet someone else's interest. तो अगर आप चाइना का इंटरेस्ट मीट करते हैं, in getting to the Arabian Sea, अगर आप जिस तरह US का इंटरेस्ट है in अफगानिस्तान, अगर आप दुनिया का इंटरेस्ट है in trade, उनको मीट करने की जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी, दैट इज़ हाउ मच सीरियसली दे विल टेक योर इंटरेस्ट्स. राइट, फेयर इनफ. एक और इससे मुझे आई थिंक इस पॉइंट पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्लक्स, आई वुड वांट टू टॉक अबाउट कि कोविड-19 इज़ ऑल्सो अनदर बिग थिंग दैट हैपन ग्लोबली, पूरी दुनिया भर में, जिससे चीज़ें इधर उधर हुई थोड़ी सी, हमने देखा. फॉर एग्जाम्पल वी सॉ एवरीबडी वॉज होपिंग परहैप्स एक्सपेक्टिंग कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो ग्लोबलाइज दुनिया है, मतलब आइसोलेशन में नहीं रह रहे, और वो एक वो एक बहुत ज़्यादा अब हम उसमें आ गए. लेकिन जब पैंडेमिक आया तो एकदम से एक सब आइसोलेशन में होने लगे, सब कंट्रीज़ प्रोटेक्ट अपने वो उसमें चली गई. दैट इज़ अनदर वे कि परहैप्स एक दुनिया फ्लक्स में आ गई. हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कोविड-19 जब से आया है ये चीज़ बदली है दुनिया में? वेरी इंटरेस्टिंग. सो एक साल पहले आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग कि कोविड से क्या फ़र्क पड़ रहा है और दुनिया इसके बाद क्या होगी. डिड दिस मेजर प्रोजेक्ट टॉकिंग टू वेरी स्मार्ट पीपल ट्राइंग टू लर्न कि यार क्या फ़र्क पड़ेगा. माई सेंस टू योर क्वेश्चन इज़ द फॉलोइंग. आई डू नॉट थिंक कि जो हम देख रहे हैं ये कोविड-19 की वजह से हो रहा, ठीक है, लेकिन क्लियरली कोविड-19 ने इन प्रोसेसेस को एक्सपोज किया है और एक्सेलरेट किया. एक्सपोज किया
और एक्सेलरेट किया। तो ऐसा नहीं है दुनिया डिवाइडेड पहले नहीं थी। व्हेरेवर ए मेजर क्राइसिस कम, चाहे वो ख़ानदान पे हो, शख्स पे हो, दुनिया पे हो, तो वो जो एग्जिस्टिंग दरारें होती हैं उनको और ज़्यादा एक्सपैंड करती है। सो कोविड-19 वॉज ए थ्रेट एक्सेलरेटर, इफ़ यू विल, इट वॉज अ सिचुएशन एक्सेलरेटर। और हमने जो डायनामिक्स शायद 10 साल में खुलने थे उसको 10 महीने में खुलते देखा, राइट? एंड देयरफॉर आई थिंक जब दुनिया की तारीख लिखी जाएगी कोविड-19 की, आई थिंक द ऑनेस्ट असेसमेंट विल नॉट बी कि दुनिया ठीक ठाक जा रही थी, कोविड-19 आया और दुनिया बदल गई। आई थिंक असेसमेंट ये थी कि दुनिया में तहर्रुर था, तगय्युर था, कोविड-19 आया और उससे वो और बढ़ गया। और ये हम लोगों के, आप देखें ख़ानदानों में भी आप देखते हैं कि किसी को खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाती है, किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, एंड सडनली चीज़ें जो पहले से बिखरी संभाली हुई होती हैं वो बिखर जाती हैं, एंड इट डिपेंड्स कि पहले कितनी संभाली हुई, राइट? सो कोविड-19 वॉज दैट शॉक that forced certain things. For example, अगर जो हम बातें कर रहे हैं अगर उस पर है, चीन और अमेरिका की राइवलरी तो कोविड-19 से पहले भी थी, बट व्हाट इट फोर्स्ड वाज कि ट्रंप को मौका मिल गया चाइना वायरस करने का. The trade wars that was already happening because of how much dependent people were on China and their supply chains and so on and so forth suddenly got exposed. Right? So that's what I mean. And आप ये कई जगह देखते हैं. Another place where it has happened is जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है, which people don't. In a way एक world order में एक multilateral system था जो हम सब उसको गालियाँ देते थे लेकिन बड़ा ज़रूरी था. और मैं था कह रहा हूँ, हालांकि अभी भी है टेक्निकली. Like international organizations, United Nations, अमेरिका राग गया, उससे पहले यूनाइटेड नेशन से इजाज़त ली, चाहे झूठ बोल के ली, चाहे वाजबी ली, लेकिन एक सिस्टम तो था ना. एक WHO का है, एक ट्रेड का है WTO में, एक हेल्थ का है WHO में, एक सिक्योरिटी का है सिक्योरिटी काउंसिल में. एक अटेम्प्ट था जो अगेन कोल्ड वॉर की पैदावार थी. कोल्ड वॉर नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की पैदावार थी. देयर वाज एन अटेम्प्ट कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने कहा यार ये जंग अच्छी गेम नहीं है, तो थोड़ा सा सिस्टम बनाते हैं ताकि आपस में हम इनको कंटेन कर सकें. उसका एक रिजल्ट निकला कोल्ड वॉर डायनामिक्स बैलेंस, और दूसरा निकला यूनाइटेड नेशन के आपके पास फोरम हो कि जब दुनिया में ग्लोबल चीज़ें आएँ तो वो मैनेज करें. द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ कोविड वॉज द मल्टीलैटरल सिस्टम. लेकिन ना आप पिछले 2 साल ज़रा देखें, आपको किधर यूनाइटेड नेशन वाली बातें नजर आई हैं. WHO वाले साहब शुरू में आए, उन्होंने कहा जी पैंडेमिक है. उसके बाद हर कंट्री ने कहा जी मैं तो अब जिस तरह वो जहाज में जब कुछ होता है तो हर एक भागता है. इट इज़ वेरी अमेजिंग व्हाट हैपेंड. एवरी कंट्री सेड कि आई एम गोइंग टू पुट माई मास्क, माई एयरपोर्ट्स क्लोज्ड, माई एयरलाइंस मत आना इधर तुम्हें, राइट. जर्मनी इज सेइंग टू इटली मैं तुम्हें मास्क नहीं भेजूंगा. चलो वेंटिलेटर तो दूर की बात है, राइट इन द बिगिनिंग, बाद में चेंज हुआ, राइट. सो द इमीडिएट रिएक्शन वाज कि द वर्ल्ड विच वॉज सपोजली ऑर्गेनाइज्ड एज मल्टीलैटरल सेड अपनी गेम, पहले तो अपने आप को संभालो ना. और ये आपने इंडिविजुअल भी देखा ना, आपने अपना मास्क लगाया, तुम अपना सांस तो दूर रखो ना मुझसे, राइट. लगाना चाहिए था. आई अंडरस्टैंड द मेडिकल यूटिलिटी ऑफ दैट, आई एम यूजिंग इट एज अ मेटाफर, बट वी सॉ द सेम. एंड उसमें हमने जो आई थिंक जो अभी तक कहानी नहीं लिखी गई, अगले कुछ महीनों सालों में लिखी जानी शुरू होगी. द सरप्राइज वॉज कि द मेजर पावर्स जिनसे आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो इस मोमेंट को यूज़ करेंगे फॉर कोविड डिप्लोमेसी, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, पार्टली क्योंकि ट्रंप थे, अमेरिका ने बिल्कुल नहीं किया. अगर किसी ने किया तो वो चीन ने किया, बिकॉज दे हैड. सो व्हाट वी सॉ कि जिसके पास सरप्लस था, राइट, सरप्लस ऑफ वेल्थ, सरप्लस ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल, उसने साइनोफार्म साइनोवैक से शिफ्ट हो गया, right? And so what I'm saying is कि when these things come, they are indicators कि दुनिया का जो नक्शा है वो कैसे बन रहा है. और कोविड एक्सेलरेटेड दैट, और हमें नज़र आना शुरू हुआ कि यार ये मल्टीलैटरल सिस्टम में कोई चेंज हुआ. इन अ वे आई थिंक ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी और लैक ऑफ वैक्सीन डिप्लोमेसी है इज़ अ स्टोरी दैट वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इन अ फ्यू ईयर्स देन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ. राइट. एक और इसमें चीज़ जिसकी बात हुई वो हुई कि पॉलिटिकल गवर्नेंस, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स, मोर देन के पावर किसके पास है या नहीं है, बट रादर कि किस फॉर्म की गवर्नमेंट्स ज़्यादा अच्छा काम करती हैं. हमने देखा कि इन कोविड परहैप्स देयर स्टार्टेड टू बी अ कॉन्वर्सेशन के सो मच फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, लेकिन जिन कंट्रीज़ के पास एक वो अथॉरिटेरियन वो था, सर्विलेंस ज़्यादा लगी, प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट एकदम से इवन को पैंडेमिक में चेंज होने लगा. सिटीजन्स आर विलिंग टू गिव अप प्राइवेट राइट्स दैट दे वुड नॉट बी बिफोर. और हमने देखा कि इन अ लॉट ऑफ वेज कंट्रीज़ जिनके पास ज़्यादा अथॉरिटेरियन पावर
पे थी वो परहैप्स एफिशिएंट थी ज़्यादा, जो भी. डू यू थिंक कोविड इज़ वन थिंग? उसके अलावा भाई हम देख रहे हैं इन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट, फॉरेन कूज, अथॉरिटेरियन पावर्स कमिंग इनटू बीइंग. आप किस तरह देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त, is there like a democracy versus authoritarianism? Is there this conversation in terms of... not in that way. Okay. लेकिन आपका जो सवाल है, आई थिंक उसमें there is a very central truth. एंड इसको अगर हम अनपैक कर देंगे, इसके 2-3 पहलू हैं, सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं. पहला अगर हम लें द कंटेंशन द आर्गूमेंट यू आर मेकिंग इज कि जी, और ये शुरू में काफ़ी लोगों ने कहा जहाँ अथॉरिटेरियन था उसने कोविड को बेहतर किया. देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ दैट, राइट. इनफैक्ट कोविड ने यह दिखाया, हम उससे पहले ये सपोज करते थे कि जो डेमोक्रेटिक है, जिसके इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ सिस्टम अच्छे हैं, वो अच्छा करेगा, और जो अनडेमोक्रेटिक है, जहाँ लोग ना खुश हैं, जहाँ हेल्थ सिस्टम अच्छे नहीं है, वो बुरा करेगा. ऐसा तो नहीं हुआ, राइट. इन अ वे पाकिस्तान का इज एन एग्जाम्पल. हमारा हेल्थ सिस्टम कोई दुनिया की शाइनिंग एग्जाम्पल तो नहीं है, एंड येट कुछ अल्लाह का शुक्र हुआ, लेकिन कुछ और भी हुआ होगा, राइट. कुछ शायद मे बी इम्यूनिटी थी, कुछ वट एवर अच्छी शायद पॉलिसी भी आ गई, आई डोंट नो. लेकिन ये स्टडी करने वाली बात है ना. अगर हेल्थ सिस्टम होता तो अमेरिका तो वाह होता, वाह तो बिल्कुल नहीं है, राइट. आई एम गोइंग टू अमेरिका वापस आज. That is a much more problematic place for COVID today than Islamabad is. So अमेरिका वाह नहीं है. अथॉरिटेरियन वाला भी नाराबाजी ठीक है, लेकिन आप उसको कह सकते हो चलो चाइना में, लेकिन न्यूजीलैंड तो नहीं एक्सप्लेन होता ना उस तरह, राइट. आपकी शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं, और ना ही बहुत सारी वो अथॉरिटेरियन जगह होती हैं जहाँ नहीं चला, राइट. तो अगर आप पिक एंड चूज करेंगी तो आप जो प्रूव करना चाहती हैं कर सकती हैं, बिकॉज देर आर डेमोक्रेटिक एग्जाम्पल्स न्यूजीलैंड, देर आर ऑटोक्रेटिक एग्जाम्पल्स अदर प्लेसेस जहाँ है, बट देर आर इवन मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द अदर. सो क्या पता लगा कि हमारी ये थ्योरी कि ये चीज़ें जो हैं ये प्रूव कर रही है, इनसे बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है, वॉज प्रूवन रॉन्ग. हालांकि ये थ्योरी भी नहीं थी. हम डेमोक्रेसी से, हम पाकिस्तान में कई बार, मैं भी सारे बात करते हैं कि देयर इज दिस सेंस कि अच्छा अगर डेमोक्रेसी आ गई सब ठीक हो जाएगा. ये तो किसी ने नहीं कहा यार. No one ever in history said कि democracy will give you better development. No one ever said कि democracy आज ले आओ तो कल बिजली आ जाएगी. People just said कि यार of all the systems इसमें representation ज़्यादा है. मिसाइल अगर वो भी रहेंगे it is better. Because आपकी voice है. लेकिन हम उसको जो नहीं, एक सिली किस्म के ग्राफ जो है ट्विटर पे फैलते रहते हैं कि जी ये ग्राफ है ग्रोथ का, इस वक्त गवर्नमेंट फौज की थी, इस वक्त गवर्नमेंट इसकी थी, राइट. उस पर हंसी आती है, फिर आप मूव करते हैं कि यार ये तो इम्कान सी बातें हैं, क्योंकि उन चीज़ों का ताल्लुक उससे नहीं होता. और द आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म इज नॉट दिस. नाउ व्हाट डज दिस मीन देन? I think, and other people have written about it, Barber and others, etc., are pointing out what they were pointing out earlier, that the ability to deal with the crisis depends on the capacity and capability of implementation. Okay. जिसके पास systems to implement अच्छे थे, and society either out of authoritarianism or out of democracy was willing to except the implementation regime, उसने performed better. And you can't say कि this उसका ताल्लुक democracy versus authoritarian से नहीं था, right? Which means democracy versus authoritarian is very important. लेकिन जिसको implementation कहते हैं ना, performance, the ability to deliver, कि डाक deliver होती है कि नहीं होती. मैं नादरा जाके CNIC बनाता हूँ, तो जब मेरी बारी आती है तो मेरा नंबर आता है तो मैं लाइन पे जाता हूँ कि नहीं जाता. लाइनें कोई तोड़ता है कि नहीं तोड़ता, right? That is a related but separate thing. And wherever societies had, अच्छा मैंने लंबा कर दिया, लेकिन second part बड़ा important है. Now the question on democracy. That's why I said no to the first part, yes to the second. Democracy is clearly under question, but the question is not कि authoritarian क्या है. Okay. उसका कोई ताल्लुक नहीं इससे. Again, the binary is not authoritarian versus democracy. I think आपकी generation ने, internet ने, technology ने, information ne is the not the threat, is the challenge to democracy. And all these things, your generation, information technology, these tools are saying that democracy has to change. Or one notion of democracy is no longer sufficient. Democracy को नहीं लोग question कर रहे. Current models of democracy को evolve करने को force कर रहे हैं. वो आपको नजर आता है अमेरिका में Black Lives Matter से. वो आपको नज़र आता है पाकिस्तान में, इंडिया में, दूसरी जगहों में प्रोटेस्ट से. मैं हमेशा बात करता हूँ कोविड से बिल्कुल पहले
राइट? सो लेट्स गो बैक टू जनवरी 2020. अगर आप फेसबुक पे इतने पीछे जा सकते हैं, लुक एट योर फेसबुक, या अगर अभी तक आप अखबार पढ़ती हैं, लुक एट दी अखबार की उस वक्त तस्वीरें क्या थी अराउंड द वर्ल्ड, राइट बिफोर कोविड. इंडिया में तस्वीरें थी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में यंग स्टूडेंट्स, चिले यंग प्रोटेस्टर्स, ब्रिटेन एक्सटिंक्शन रिबेलियन यंग पीपल, अक्रॉस यूरोप ग्रेटा young people environment, US young people race, Hong Kong young people Chhatriyan, Pakistan young people Lahore, right? Everywhere you had this sense of discontent. वो एक पार्टी या एक उस पे नहीं थी, एक डिस्कंटेंट ये थी और है, वो गई तो नहीं ना कोविड से, कि जो हमारे mechanisms of democracy हैं they have maybe become insufficient for the world we are in. How so? वोट कितने साल बाद होता है? अभी 23 में होगा. कितने साल बिटवीन वोट्स? तो रॉन्ग. आज के दिन में पाकिस्तान में इलेक्शन 5 साल बाद नहीं होती. ये इमरान खान को भी बता दें, नवाज शरीफ को भी बता दें, बिलावल भुट्टो को भी बता दें. पाकिस्तान में इलेक्शन होती है हर 2 घंटे बाद, ट्विटर पे, फेसबुक पे, टीवी पे. एक स्टेटमेंट होती है, उस पर आप जाके वोट देती हैं, एंड दैट वोट चेंजेस दी fluctuation. I understand. I'm being facetious. लेकिन at a practical political level, जब 5 साल बाद होती थी, उसका मतलब ये होता था मैं 5 साल के लिए आ गया हूँ और मैं 5 साल का प्लान बनाऊंगा. आप लोगों ने किया ही है. सॉरी, मैंने भी किया, लेकिन किया ही है. आपने उन्हें कहा नहीं यार, अब मुझे आधे घंटे का प्लान बताओ. And that has made governance more difficult. And that has brought this question to democracy. अब अगर मैं घंटे के बाद की कि आज वो कल परसों जो भी है कोई आगे कोई परफॉर्मेंस रिव्यू आ गया, सारे के सारे लग गए ना उसमें, राइट? सब अपना काम छोड़ दो, जो सड़कें बना था सड़कें बनाना छोड़ दो, जो और ये पहले भी ये था, नवाज शरीफ बेचारे के साथ भी ये हुआ, जरदारी के साथ भी ये हुआ, कि आप लोगों ने उनको लगा दिया इस चक्कर में कि यार मेरे लिए तमाशा ये है कि मुझे आधे घंटे बाद बताओ. और दैट मीन्स कि यू आर देन गोइंग टू बी, नाउ दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी. मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में ही हो रहा है. ट्रंप और ट्विटर का यही ताल्लुक है. चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी मीन चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हाँ, एंड इवेंचुअली उसका मकसद होगा कि डेमोक्रेसी ही इवॉल्व हो. अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी, एक्चुअली दे आर नॉट सेइंग कि हमें डेमोक्रेसी कम चाहिए, वो कहते हैं हमें डेमोक्रेसी ज़्यादा चाहिए. हमें ट्रंप चाहिए जो 24 घंटे में ट्विटर पे बताए कि अब मैं खड़ा हो गया, अब मैं बैठ गया. देखें ना, हम तो माशबीन है ना. आप कहती है मुझे पता चाहिए होना चाहिए कि फवाद चौधरी ने आज सुबह क्या खाया, राइट? इंडिया में जो है मोदी तो मास्टर है इनका. मोदी इज टू फेसबुक व्हाट ट्रंप वाज टू ट्विटर. सो इन अ वे द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी, नाउ दैट इज अ चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी कि ये इवॉल्व कैसे होती है. कि इन अ वे आपका पैटर्न ये था ना कि अच्छा यार 5 साल इज अ रीजनेबल फिगर, इट विल गिव पीपल इनफ टाइम कि वो कुछ कर सकें, एंड इट विल गिव पीपल इनफ टाइम आपको मुझे कि हम उन्हें असेस कर सके. अब आपने इक्वेशन ये चेंज कर दी, नहीं असेस तो मैं 10 मिनट बाद करूंगा, राइट? दिस इज नॉट, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं ये कह रहा हूँ ये तो रियलिटी है ना. अब तो इसको आप वापस नहीं कर सकते. अब सिर्फ आप ये कर सकते हैं इस रियलिटी को आप किसी तरह इंटरनलाइज करें और चेंज करें, और वो बहुतों ने करना शुरू कर दिया. एक और सिर्फ, आई एम सो सॉरी इट्स गोइंग लॉन्ग बट दिस इज इंटरेस्टिंग स्टफ. राइट बिफोर कोविड, 2-3 साल पहले कोविड, आई हैड बीन राइटिंग दिस थिंग. मैं अकेला नहीं था, बाकी सारे कर रहे थे, ये डेमोक्रेसी वाला कि यार ये राइज ऑफ अथॉरिटेरियन जो है, राइट, कि ये जो है ये दिस वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग इनटू समथिंग डिफरेंट. कोविड से 2 साल पहले आई थिंक आई हैड रिटन दिस आर्टिकल जिसमें आई हैड आर्ग्यूड कि बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन वाज कि half of the world's countries, 2/3 of the world's economy and 3/4 of the world's military. Half of the world's population, 2/3 of the world's money, and 3/4 of the world's weapons were in the hands of autocratic leaders. बड़ी चीज है. Nearly all of whom were elected and or were popular. Populism की राइज थी. And that was this face के ये जो ओल्ड था कि या डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है मिलिट्री फॉर्म में, is also no longer valid. There is a resurgence. मसलन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, आप ये रिकॉर्ड कर रही हैं, अगर आप पिछले 3 हफ्ते में मेरे ख्याल में 4 मिलिट्री कूज हुई हैं इन अफ्रीका.
And people are missing this, what is happening. If you look at what's been happening in elections in Latin America. So हम जो देखते हैं पाकिस्तान में या region में, it is part of a global trend. And that trend is defined by demography, meaning young people, and their changed expectation. Young होने का इससे ताल्लुक नहीं है. ताल्लुक ये है कि they have grown in a different world, जहाँ Cold War isn't what it was, expectations aren't, it is related to technology, not इसलिए कि वो Instagram में तस्वीर ऐसी है वैसी है, उसका कोई फ़र्क नहीं है. फ़र्क ये है कि speed of information change है, speed of reaction to information change है, people behave differently. Right? And then there is other things like trade. There is also not the ability, the reason I think Cold War वाली चीज़ नहीं चलेगी, Cold War की mentality में इन चीज़ों पे ये था कि आपने जब दीवार लगा दी तो सोवियत साइड पे कोक नहीं मिलता था और अमेरिकन साइड पे सोवियत गाड़ी नहीं मिलती थी. सो आप अलग अलग कर सकते थे ना दुनिया कंट्रोल. आज तो आप मुझे एक दुकान दिखा दें इस्लामाबाद में जिसमें अबाउट 1/3 थिंग्स आर नॉट मेड इन चाइना. आप मुझे एक दुकान दिखा दें अमेरिका में जिसमें 1/3 थिंग्स आर नॉट मेड इन चाइना. आप मुझे एक शहर दिखा दें चाइना का जहाँ कोई मैकडोनल्ड जैसी, सबवे जैसी, कोक जैसी डिमांड हाई नहीं है. राइट. सो what has changed also is the ability of the world to disentangle. अगर वो ब्लॉक पॉलिटिक्स होगी तो फिर कहीं डिसएंटेंगल होना होगा ना. पाकिस्तान इंडिया में कैसे, मतलब हम ये कहते हैं ना कैसे या दोस्ती होगी या कुट्टी होगी. इस वाली दुनिया में कुट्टी करना बड़ा मुश्किल होगा. Assimilation बहुत ज़्यादा होगी. So even if you don't like someone, to disengage is very difficult. और आपने जो ट्रेंड्स की बात की उसमें आई वांट टू थोड़ा सा जस्ट टॉक अबाउट कि पाकिस्तान में बात हो रही है कि डेमोक्रेसी के अंदर ही अगर हम कहें कि प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री, इस पे थोड़ा सा जस्ट हाउ डू यू अंडरस्टैंड इफ दिस इज़, डू यू थिंक दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ कि जो आप बात कर रहे थे कि जनवरी 2020 एक डिसकंटेंट है जनरली, तो अब एक बात हो रही है कि विद इन डेमोक्रेसी कौन सा ज़्यादा बेहतर, डू यू थिंक इट्स मैं इतने लंबे जवाब नहीं, एक छोटा जवाब दे देता हूँ. इट्स अ सिली आर्गुमेंट. ओके. आपने प्रेसिडेंट करना है, प्रेसिडेंट कर लो. तुसी प्राइम मिनिस्टर करना है, प्राइम मिनिस्टर कर लो. आपने सेजार कहना है, सेजार कह लो. आप उसने उसको कहना है कि जनाब खूबसूरत तरीन पाकिस्तानी करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसलिए थोड़ी मसले हैं यार. तो हम आप चेयर्स हटा के, वो जो था ना, देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश के टाइटैनिक इज सिंकिंग एंड यू मूव द चेयर्स. दिस इज अबाउट दैट. ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम कम रहा है पाकिस्तान में. हाफ योर हिस्ट्री वाज प्रेसिडेंशियल. क्या पुट लिए? इट इज द रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. राइट. अच्छे बुरे की बात नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं प्रेसिडेंट से, कर लें यार. लेकिन आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि दैट विल नॉट चेंज एनीथिंग. वो अगर किसी की पर्सनल वो है कि जी इससे मैं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा या उससे वीक हो जाऊंगा. सो देर आर क्वेश्चंस दैट आर नॉट रेलिवेंट टू द आंसर्स. दिस इज वन ऑफ देम. देर आर नंबर ऑफ दोस. देर आर नंबर. उसमें मुझे अच्छे बुरे की बात ही नहीं है. यू थिंक इट्स नॉट रेलिवेंट? आई डोंट थिंक. आई थिंक ये डिस्ट्रैक्शन है. ये गलत बत्ती के पीछे लग जाना है. चीज़ें ना होने का वजह ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम है. वो हम ये देखते हैं कि एक इमीडिएट हमारा कोई प्रॉब्लम है, वो फंस गया फेडरेशन स्ट्रक्चर में, तो हम उसको चेंज करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दें. आप कर लेंगे तो फिर वही मसला किसी और तरह से आएगा. सो अनलेस यू गो टू द रूट कॉज ऑफ द इशू, द रूट कॉज ऑफ द इशू इज नेशनल ट्रस्ट. राइट. वो जो हम बात करते हैं न्यूजीलैंड वाली ऑटोक्रेट डेमोक्रेट वाली या अमेरिका वाली, वाई डिडंट अमेरिका टुडे डज नॉट हैव ट्रस्ट. अमेरिका टुडे लुक्स अनफॉर्चुनेटली फॉर देम a lot like many things we talk about in Pakistan. It's a divided society. आप सोसाइटी की डिविजन्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो चाहे वो प्रेसिडेंशियल हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टीरियल हो, या आप उसको शहनशाह पाकिस्तान कह दें, जो मर्जी कह दें. यू थिंक सोसाइटल डिवाइड इसमें असली चीज़ तो लोग है ना. बाकी ऊपर तो वो कोट है पेंट करने का, आप उसको करते जाएं. एक और कोट पेंट करके देख लें, वही जो अंदर अगर दीवार के अंदर नीम है तो वो तो निकलेगी ना बाहर. इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व थिंग्स. दैट्स माई व्यू. आई नो इट माइट बी पॉपुलर क्योंकि ये उस तरह की है कि इट कीप्स पीपल हैप्पी. यू नो, आपको हम तमाशबीन लोग हैं, आप ठीक है बैठ के हम गप्पे मारे, ओ नहीं मैं साइड, ओ नहीं मैं साइड, करो यार. चलें हम आखिरी उसमें जाते हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज. ऑफ कोर्स आई रियली वांट टू टॉक टू यू अबाउट दैट. आप कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में नहीं, आप तो कहते हैं दुनिया भर में इज़ क्लाइमेट, इज़ माहौलियात. व्हाई डू यू थिंक इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट फेसेस द वर्ल्ड टुडे? बिकॉज इट इज़ एग्जिस्टेंशियल. ओके. एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या? देखें, सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी सिर्फ वो मसला होता है जो एग्जिस्टेंशियल हो. ज़िंदगी में मसले बड़े होते हैं.
मैंने पीली स्वेटर पहननी है, नीली स्वेटर पहननी है, मसला है, लेकिन हल हो जाता है। और गलत भी हो जाता है, क्या होता है, कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जो आपकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करते हैं, जिसमें अगर सही स्टेप ना हो तो फिर आपकी एग्जिस्टेंस, उसको कहते हैं सिक्योरिटी का मसला, राइट। और जब सिक्योरिटी का मसला होता है देन यू डोंट आस्क इसकी कीमत क्या, राइट। अगर आपके सामने ये है कि अगर मैं ये करती हूँ तो मर जाऊंगी, अगर ये नहीं करती तो नहीं मरूंगी, देन यू डोंट आस्क के करने की कीमत क्या। आप कहते हैं पहले ये करो फिर देखेंगे वो पैसे किधर से आएंगे। फिर आप ये नहीं कहते मैं अस्पताल जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, पहले पहुंचे, फिर घर बेचना हो घर बेचेंगे, फिर कर्जा लेना हो कर्जा, भीख मांगनी हो भीख मांगेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, मुल्कों का भी ऐसे होता है। क्लाइमेट इज एन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, दैट इज वन, मीनिंग कि इट थ्रेटन्स आपकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस एज अ प्लानट, एस्पेशली एज अ कंट्री, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं एक छोटे से सिस्टम पे जिसमें दो मेजर कॉम्पोनेंट हैं। एक है, आप तीन कह लें, एक है मानसून, एक है हिमालय। इधर से मानसून विंड्स आती हैं, हिमालय से ठा करके लगती हैं, उससे एक मानसून की बारिश आती है जो आपको इंडस रिवर सिस्टम देता है। इस डायनामिक को आगे पीछे करने, जिसको आप और मैं पाकिस्तान पहचानते हैं, वो नहीं रहेगा। ससी पुन्नू थी जो घड़े वाली, उसके घड़े की कहानी पानी की कहानी थी, तो पुन्नू की कहानी नहीं थी, वो तो एम हीरो बन गया बाद में। हमारे तो गाने भी पानी के बारे में हैं, हमारे, और उसकी वजह है हमारा, हम समझते हैं हमारा जो सिस्टम है, आर सॉइल क्वालिटी इज नॉट गुड दैट गुड। द रीजन वी सर्वाइव फॉर 5000 years एज दिस ग्रेट सिविलाइजेशन इज के आपको इंडस एक वाटर सिस्टम देता है इन अ सेमी एरिड प्लेस, जो आपको एक थ्राइविंग इकॉनमी देता है। सो और सिर्फ ये नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो एक ये कि वो एग्जिस्टेंशियल है, दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दूसरी चीज़ों पे आप फिर बैंडेड शैंडेड लगा सकते हैं। क्लाइमेट जो है ना, वो नहीं देखता कि आपकी सियासत क्या जा रही है, वो अलायंस पॉलिटिक्स नहीं देखता। क्लाइमेट हैज़ बीन हेयर वेल बिफोर ह्यूमंस, इट विल बी हेयर वेल आफ्टर सिस्टम। तो वो हम जो मर्जी बोलते रहे, हमारे नारेबाजी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम पे चलता रहता है। दैट मीन्स द क्लॉक इज टिकिंग, टिक 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 टिक। और जितना आप डिले करेंगे उतना आपके पास एबिलिटी टू डू एनीथिंग कम होती जाती है, राइट। सो दूसरों में तो आप फिर कहते हैं ना, अच्छा इसका ये हो जाएगा, किसका IMF हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। बट व्हेन द क्लाइमेटिक सिस्टम चेंजेस, देखो ना, इन अ वे कोविड इज अ गुड एग्जाम्पल। कोविड भी क्लाइमेट ही है। कोविड से हमने क्या सीखा क्लाइमेट के बारे में? कोविड से पहले हमें पता था कि वायरस आते हैं, ऐसा तो नहीं था ना। UN लिटरली प्रेसिडेंट्स के साथ G20 सिमुलेशन करता था कि अगर पेंडेमिक हुआ तो क्या करना, राइट। तो ऐसा तो नहीं था कि नहीं पता था, अभी भी हमें पता हो रहेंगे, लेकिन वी weren't fully prepared। लेकिन द थिंग वॉज कि इट इज़ एन एपिसोडिक थिंग, तो हमने पूरे के पूरे पैसे लगा दिए। अमेरिका ने $6 ट्रिलियन जिसकी जेब में छोले थे उसने पूरे के पूरे लगा दिए। आपने वैक्सीन बना दी, एंड द ग्रेट मिरेकल ऑफ साइंस वॉज कि वैक्सीन की वजह से आज आप और मैं मास्क के बगैर बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वैक्सीन नहीं है ना, और हो नहीं सकती। क्लाइमेट चेंज इज सेइंग कि यार इसका तो सिर्फ हल तब है अगर आप मसला होने से पहले काम करो। एंड द फाइनल रीजन वाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, मसला हो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज कि इसके जो कोलैटरल बेनिफिट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, ओके, राइट। और नहीं, ज़बरदस्त हो सकते हैं। सो फॉर आर कंट्रीज, so for countries like are doing something about, not doing something about climate change is catastrophic, okay, right? अगर ना किया मारे गए, लुटे गए। लेकिन अगर कुछ किया तो उसके जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं कैन बी हाई फॉर डेवलपमेंट। मसलन आप क्या करेंगे क्लाइमेट के लिए पाकिस्तान में? आप अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को रिजिलियंट बनाएंगे टू यूज वाटर मोर एफिशिएंटली। अब अगर कल क्लाइमेट नहीं भी चेंज होती, वो तो फायदा ना, जिसको नेट बेनिफिट कहते हैं। इट्स लाइक ये बहुत सारे लोगों ने घर में बल्ब जो हैं वो एफिशिएंट लगा दिए। अब अगर वो शुरू हुआ सारी टेक्नोलॉजी के क्लाइमेट आ रही है, एनर्जी कम करो, लेकिन अगर एनर्जी आप नहीं भी इंटरेस्टेड तो आपका बिल तो कम हुआ ना। सो इन क्लाइमेट अडेप्टेशन पॉलिसी डूइंग द राइट थिंग हैज लॉट्स कैन हैव बेटर बेनिफिट्स, राइट, नॉट ऑल ऑफ देम बट कैन हैव, एंड दैट आई थिंक इज द बेसिस ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी कि बुरी चीज़ को अवॉइड करो, अच्छी चीज़ को इन्हांस करो। डॉक्टर नजम, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्लाइमेट सिक्योरिटी क्या है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई, उसमें क्लाइमेट सिक्योरिटी वाज अ पार्ट ऑफ इट।
इसका एग्जिस्टेंशियल यू मीन के मतलब हीट वेव से लोग मर रहे हैं, यू मीन तो फिर क्लाइमेट सिक्योरिटी, जस्ट एक्सप्लेन टू मी कि पाकिस्तान हीट वेव से ज़रूर मर रहे हैं, आपकी दूसरी वाटर की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वाटर की वजह से वाटर प्रोडक्शन है, ये वाली सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन अ वे ऑल ऑफ दीज आर सिक्योरिटी रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एक तो क्लाइमेट रेजिलियंस जिसे कहते हैं, उसका इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटी ये है कि आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, meaning your economic ability to sustain yourself. इकोनॉमिक्स में अब हम ये समझ आ गई है कि यार किस चीज़ से इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती है, लोगों से होती है, ह्यूमन कैपिटल से होती है, आपकी रिसोर्सेज से होती है, पैसे से होती है, स्किल से होती है, और क्लाइमेट से होती है। और स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, अगर क्लाइमेट चेंज होती है तो पहली थ्रेट जो आती है वो ये कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी कम हो जाती है। मसलन पानी एंड एग्रीकल्चर, मसलन सिटी एंड वाटर, देखा ना झगड़े आप मसलन इन अ वे बिल्कुल सिक्योरिटी भी हो जाती है। आप कराची में 4 दिन जब पानी नहीं आता तो सिर्फ मसला पानी का नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर का होता है, राइट, दैट इज सिक्योरिटी। तो एक तरफ तो ये है। दूसरी आई थिंक कंसेप्चुअली और जो उसकी डीप थिंकिंग है वो ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या होती है। एनी सिक्योरिटी थ्रेट इज समथिंग एक्सटर्नल टू यू जो आपको थ्रेटन कर सके। अमूमन होता है कि कोई दूसरा मुल्क है, उसके अज़ाइम ऐसे हैं, उसको मेरी ये जगह चाहिए या उसका ये इंटरेस्ट है, इसलिए वो मुझे थ्रेट करेगा जहाज़ भेज के। इफ़ यू कंसीव ऑफ क्लाइमेट एज दैट, इट इज़ एन आउटसाइड फोर्स जिसमें अगर हमने अपने डिफेंस ऊपर ना किए, वी नो कि इट इज़ चेंजिंग, वी नो कि चेंज हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ अपनी एमिशन कंट्रोल करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबल प्रोसेस है। तो अमेरिका में जो एमिशन हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, वो फैक्ट। अब वो जो एक्सटर्नल चेंज है वो हमारे इंटरनल डायनामिक्स को थ्रेट कर रही है, ठीक है, इसलिए वो सिक्योरिटी इशू है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मेरे ख्याल में देखी हुई है मेरी वो स्लाइड, एक अताबाद लेक, बड़ी खूबसूरत जगह, राइट, ब्यूटीफुल, स्पेक्टेकुलर। लोग वहाँ जाते हैं, दे फॉल इन लव विद द प्लेस, उसके इर्द होटल शटल बन गए क्योंकि पानी जो है इतना साफ है। एंड आई रिमाइंड पीपल, पानी इसलिए इतना साफ है कि आप उसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं कि वो लेक जो है वो 2010 से पहले तो लेक ही नहीं थी, वो तो लैंडस्लाइड थी, ग्लेशियर आया, वो उधर जाके फंस गया बेचारा। लेकिन दी असली चीज़ है कि जब लेक नहीं थी, जब लेक अताबाद 10 साल पहले नहीं थी तो क्या था, एक गांव था, उस गांव का नाम अताबाद था। अब now this wasn't exactly climate change because it's a landslide again, but climate change इसी किस्म की चीज़ करेंगे। what that means is कि अगर कोई दुश्मन मुल्क आके आपका एक गांव गायब हो जाता तो आप क्या करेंगे? आपका सारा टीवी से सुबह से शाम जो है आपके सारे वीडियो इस पे हो जाएंगे कि हाय हाय कितना बुरा हुआ, ज़ाहिर है बुरा हुआ। लेकिन जब क्लाइमेट वही चीज़ करता है तो वी डोंट इवन रियलाइज दैट इज क्लाइमेट सिक्योरिटी। कि अगर हमने थ्रेट देखनी है कि कौन से एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं दैट कैन बिकम एग्जिस्टेंशियल फॉर अस, देन वो सिर्फ ममालिक नहीं है, वो ट्रेड प्रोसेसेस हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, एंड वो क्लाइमेटिक ट्रेंड्स हैं, ठीक है, जो हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी, मीनिंग आवर एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ आवर पीपल एंड टू कीप आवर पीपल सिक्योर। सिक्योरिटी होती है ना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे अवाम को, मेरे लोगों को, पाकिस्तानियों को इनसिक्योर करेगी। एंड आई एम सेइंग क्लाइमेट इज एज रियल एन इशू। यू वर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल और इंटरनल, उसमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, आई थिंक इफ आई रिमेंबरिंग दिस करेक्टली, मार्गला डायलॉग में आप ही ने कहा कि हीट वेव अगर आती है दैट्स अ क्लाइमेट प्रॉब्लम, बट हीट वेव से अगर लोग मर रहे हैं तो वो गवर्नेंस प्रॉब्लम है। तो देन यू नो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस गेट्स लिंक कि आपको कितना लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, वो कितना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कॉज करे। कैन वी टॉक थोड़ा सा अबाउट कि इसका ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है जी। ये देखें जो हमने पहले बात की ना कोविड की, कि कोविड में हु डिड वेल, और क्या हमने सीखा? मेरे ख्याल में हमने ये नहीं सीखा कि उसका ताल्लुक डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी, फलानी पार्टी धमाकी पार्टी, गवर्नमेंट मिलिट्री की है या फौज की है या सिविल की है, इससे नहीं निकला, या कम्युनिस्ट है या कैपिटलिस्ट है। उसका ताल्लुक इससे निकला कि किस जगह पे गवर्नेंस एबिलिटी टू डिलीवर वाज गुड। गवर्नेंस ही होती है, गवर्नेंस ये नहीं सिर्फ स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर आप इसलिए फोकस करते हैं कि उस स्ट्रक्चर की वजह से लोगों को जो चीज़ मिलनी है वो मिली या नहीं। एंड आई थिंक क्लाइमेट अगेन कम्स टू दैट कि हीट वेव इज अ वेरी गुड, एक्चुअली इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल, दैट्स व्हाई इट्स अ गुड एग्जांपल। हीट वेव अब एक तरीके से एक परमानेंट चीज़ बन गई है।
हम पता नहीं क्यों हर साल सरप्राइज होते हैं, अब नहीं होते। अब तो देखें अखबार भी जो है ना वो एक छोटी सी खबर लगा, like another season. हाँ पहले जब पहली बार आई कराची में तो पूरा तहलका मचा हुआ था, फ्रंट पेज पे था। उसके बाद हर साल वो श्रिंक होता है कि यार ये तो होनी है। अच्छा कुछ चीज़ें भी उसमें हो गई, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हीट वेव है वो इतनी ऐसी भी नहीं है कि उस जगह पहुंची हो कि जहां बिल्कुल इनह्यूमन हो गया। उस हीट वेव ने जो आनी शुरू हो गई सिर्फ कराची में नहीं, इस पूरी बेल्ट में, वो मुंबई में भी आती है, वो दिल्ली में भी आती है, और वो एक पूरी, क्योंकि वो क्लाइमेटिकली है, उसने हमें ये सिखाया कि यार अच्छा फिर अगर आपने इस सिक्योरिटी थ्रेट से डील करना है तो आप क्या करते हो? आप हीट से जाके तो जंग नहीं करोगे ना, मैं तलवार लेके जा रहा हूँ सूरज से जाके मैं ज़रा टाकरा कर रहा हूँ, इससे तो नहीं होगा ना। आप जाके कहेंगे मैं ऊपर से जाके सारे कार्बन के मॉलिक्यूल पकड़ लेता हूँ, राइट? इससे आप जंग कैसे करोगे? एक तो आप जंग करोगे कार्बन मॉलिक्यूल जो जा रहे हैं हमारी गाड़ियों से या उसको जाने से पहले पकड़ो। दूसरा आप ये करोगे कि जब वो जो हीट आ रही है तो मेक योर सेल्फ मोर रिजिलियंट उससे डील करने के लिए। एंड दैट इज वेयर जो मैं कह रहा था डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी है और गवर्नेंस है। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट दैट मीन्स इज इंसान हीट से नहीं मरता, इंसान डिहाइड्रेशन से मरता। आई एम बीइंग सिंपल हेयर, लेकिन हीट की वजह से आई नीड मोर हाइड्रेशन, हीट की वजह से आई नीड बेटर शेल्टर, राइट? एंड वहां है आपका पॉलिसी आंसर कि जंग जो है, आपने तलवार जो है वो गोलियां सूरज पे नहीं चलानी, उससे नहीं फायदा होगा कि यार सूरज ने बड़ा गर्मी की है, मेरा दुश्मन है सूरज। आपने करना ये है कि कैन यू प्रोवाइड मोर शेल्टर टू पीपल। आपने करना ये है कि अगर आप दरख्त लगाते हैं ताकि जब वो एक्सेसिव हीट होती है, जिस शख्स को बाहर धूप में खड़ा होना है वो थोड़ी देर उसके साए में आ जाए। ये चीज़ें हमें आती हैं। आपने करना ये है कि क्योंकि डिहाइड्रेशन इशू इज वाटर मोर अवेलेबल, राइट? और ये मैं कह रहा था कि इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट बेनिफिट्स हैं। अगर कराची ज़्यादा ग्रीन होता है, अगर उसमें ओपन स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, अगर उसमें सायदार स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, वुडंट दैट बी अ नाइसर कराची, राइट? सो दैट इज़ वेयर दैट लिंक जो हमने कोविड में भी देखा है कि अल्टीमेटली, एंड जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आई थिंक वो भी वही हो रहा है। पीपल आर सेइंग कि यार ये डेमोक्रेसी मुझे चाहिए, लेकिन दे आर नॉट सेइंग आई डोंट वांट डेमोक्रेसी, दे आर सेइंग आई वांट डेमोक्रेसी टू डिलीवर। और वो जो 2-2 घंटे बाद आप कर रहे हैं अप डाउन वोट, वो ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, राइट? थोड़ा सा हैशटैग LivingIndus के बारे में मैं समझना चाह रही हूँ। आई वॉज वॉचिंग द म्यूज़िक वीडियो लास्ट नाइट, और उसमें वो कहता है दरिया दरिया तू साडा माँ पे हो। आप किस तरह इसको, लाइक यू आर सेलिब्रेटिंग इंडस, आप इसको किस तरह समझ रहे हैं? व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ द नीड, क्लाइमेट उसमें? आई थिंक ये मेरा नहीं है, बहुत सारा है। आई थिंक मोस्ट पीपल हु नाउ वर्क ऑन वाटर और एनवायरनमेंट आर कमिंग टू द कंक्लूजन कि यार दरिया जो है, ये दरिया हमारे लिए कितना अहम है। कि एक इंडस है, दरिया का सिस्टम है, ऊपर ग्लेशियर से नीचे तक, डेल्टा तक, और डेल्टा से आगे तक आपके जो फिशर folk हैं, जिसने 8,000 साल, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू काउंट, शायद इससे ज़्यादा, आपकी मेरी सिविलाइजेशन को सपोर्ट किया, राइट? एक दरिया है जिसने 8,000 साल से आपको, मुझे, हमारी कहानियों को, हमारी सकाफत को, हमारी आइडेंटिटी को, हमारे नामों को सपोर्ट किया। आज हमें ये यकीन नहीं है कि अगले 8 साल में इसका क्या होगा या 80 साल में क्या होगा, राइट? सो द अल्टरनेटिव टू अ लिविंग इंडस इज अ डेड इंडस, एंड अ डेड इंडस मीन्स कि आपकी नॉट ओनली सिविलाइजेशन, योर इकोनॉमी, योर सिक्योरिटी, योर सारे मसले जो हैं, जो हम पहले बात कर रहे थे, ये हो जाएंगे। सो द फोकस ऑफ दिस इज, ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डूइंग दिस मेजर प्रोजेक्ट, लेकिन द आइडिया इज लार्जर देन दैट कि क्या हम इंडस को एज ए लिविंग एंटिटी, और ये कई इलाकों में पाकिस्तान में तो उनका बड़ा वो यकीन है, लेकिन लिविंग एंटिटी का मतलब ये है कि ये जो दरिया है ये सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ वाटर नहीं है। ये नहीं कि एक चैनल है जिसका काम ये है कि पानी को इधर से उधर ले जाओ। ये एक लिविंग एंटिटी है जिसके इर्द गिर्द एक सिविलाइजेशन है, जिसके अंदर एक इकोलॉजी है, जिसके ऊपर एक इकोलॉजी है। जितना बड़ा इंडस जमीन के ऊपर है, उतना ही इंडस एक जमीन के नीचे है, राइट? जिससे आप ग्राउंड वाटर पंप करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आपके इस्लामाबाद में पानी पीते हैं। इससे एक इकोलॉजी, जो सिर्फ बुल्लण जो इंडस डॉल्फिन है, सिर्फ वो नहीं है, एक होल इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल सिस्टम है। बाय रफ एस्टिमेट्स 222 मिलियन पाकिस्तानियों में से तकरीबन 180 मिलियन पाकिस्तानी इंडस बेसिन में,
राइट. सो ट्राइंग टू थिंक कि यार ये जो दरिया है जिसको हम गाने शाने तो कर देते हैं, अगर ये हमें कुछ कह सकता तो क्या कहता. और मेरे ख्याल में अगर दरिया हमसे बात कर रहा होता तो वो ये कहता है कि यार मसला मैं नहीं हूं, मसला तुम हो. मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है. दरिया गंदा नहीं होता, दरिया पोल्यूट नहीं होता, तुम गंदे हो. तुम अपनी गंदगी रहा तो कहता मैं क्यों, मतलब अगर दरिया हमसे बोल रहा होता तो कहता तुम मुझे क्यों पोल्यूटेड कहते हो. मैं तो कोई पोल्यूटेड नहीं हो, तुम पोल्यूटेड हो. तुम्हें समझ नहीं आती कि अपनी गार्बेज कहाँ फेंको, तुम्हें समझ नहीं आती कि अपने शहर का फुजला कहाँ फेंको, तुम मेरे अंदर फेंक देते हो, फिर कहते हो मैं गंदा हूँ. राइट. सो इन अ वे कैन वी थिंक ऑफ द रिवर बेसिन कि अगर हमने उसको क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार करना है तो व्हाट दैट विल दैट लुक लाइक. दैट एटलीस्ट फॉर मी इज द आइडिया ऑफ द लिविंग इंडस. लेकिन मेरे लिए तो आई मीन और क्या मसला क्या है बेस इंडस का? इज इट द रिवर, इज इट द डेल्टा? बिकॉज़ डेल्टा में सारा 3 मसले, एक क्वांटिटी का, एक क्वालिटी का, एक इकोलॉजी का. क्वांटिटी का मसला ये है कि क्या हमारे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इंश्योर करें कि दरिया जो हमारी नीड्स को पूरा करता था वो करता रहेगा. वो ग्लेशियर से शुरू होता है, उसमें सस्टेनेबल टूरिज्म का मसला आता है. लेकिन टूरिज्म तो बड़ी अच्छी बात है, हम अब ऊपर जा सकते हैं एक दिन में. उस एक दिन में जाके हम उस ग्लेशियर का क्या हाल करते हैं जिससे आपने कल पानी पीना है. राइट. तो क्वांटिटी का मसला ये है कि विल देयर बी इनफ वाटर. और उसका मतलब वेस्ट से भी है, उसका मतलब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से भी है. लेकिन व्हाट यू वांट टू इंश्योर इज कि मेरी आपकी, मैंने पीने की बात कर रहा हूँ, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट यूज इज एग्रीकल्चर. लेकिन फूड क्या होता है? फूड इज नेचर्स वे ऑफ पैकेजिंग वाटर. इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट. तो पहला मसला ये है कि हम क्या पॉलिसी ऐसी कर सकते हैं कि क्वांटिटी जो है अगले 100 साल 200 साल इंश्योर है. दूसरा है क्वालिटी का, कि पानी जो है वो खुद लिविंग थिंग है. और अगर आप दरिया को नाला बना देंगे तो मेरा जो है जहां से गंद आप इधर डाल रहे हैं वो अगले शहर का पीने वाला पानी है. नॉट ओनली इन द दरिया बट इन द ग्राउंड वाटर. सो व्हाट कैन वी डू कि हम उसकी क्वालिटी और इंटेग्रिटी को कंट्रोल करें. और फाइनली इज द लिविंग इकोलॉजी पार्ट, कि दरिया के अंदर और दरिया के अराउंड जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बरकरार. वहाँ फिर आपकी आती है बात हीट वेव की, वहाँ आपकी आती है दरख्तों की, वहाँ आपकी बात आती है कि आपका जो कैचमेंट सिस्टम है, वो टेक्निकल उसमें जा रहा हूँ. लेकिन व्हाट वी आर थिंकिंग इज कि ये दरिया जो है, दरिया इंडस बेसिन is a very good metaphor for most of Pakistan for thinking about integrated policy. और again कोशिश ये है कि बजाय नेगेटिव होने के कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, मसले तो हैं, कैन दिस हेल्प अस थिंक कि उसका सोल्यूशन क्या. राइट. माय फाइनल क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट चेंज इज़ अबाउट, थोड़ा सा अगर हम इसको मैक्रो लेवल पे लेके जाएं, पाकिस्तान में ये सब कॉन्टेक्स्ट है, बट देन हम देखते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं लाइक COP26 इन ग्लासगो, हम देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट, हम देखते हैं डिफरेंट फाइनेंसिंग, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के डिफरेंट ग्रांट्स दैट सर्टेन कंट्रीज आर सपोज टू गिव टू अदर कंट्रीज. तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. डू यू थिंक इट रिक्वायर्स अ ग्लोबल सोल्यूशन, और डू यू थिंक कहाँ पे वो है कि ग्लासगो में तो ये बात हो रही है बट हमारा बहुत मुख्तलिफ इशू है, और किस तरह हम उसको करेंगे. इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इट्स वेरी मच लिंक टू क्लास, इट्स लिंक टू कि कौन स्लम्स में जो आबादी है उनका तो क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट ही बहुत डिफरेंट है टू समबडी हु इज़ लिविंग इन डिफेंस. मे बी सर्टन ईयर्स डाउन द लेन डिफेंस वाले भी और ये हो रहा है, बढ़ रहा है. लेकिन पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल ये और मुल्कों में और डिफरेंट है, एंड देन देयर इज़ सर्टन चीज़ें जो बहुत स्पेसिफिक हैं टू योर कॉन्टेक्स्ट, बट देन द इशू इज़ अ ग्लोबल इशू. तो अ बिट अबाउट कि इसको. नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है. ग्लासगो को होता है, आई एम नॉट ऑलवेज अ फैन, क्योंकि और ये सोचना कि ये कॉन्फ्रेंसेज जो हैं, आई एम ए सपोर्टर, लेकिन ये सोचना कि अच्छा वहाँ कॉन्फ्रेंस होगी, वो फैसला करेंगे हमारी कैसी मदद करें. मदद किसी और चीज़ पे हुई है, मदद आखिर में खुद करनी पड़ती है. क्या इसमें इनजस्टिस है? इसमें बहुत इनजस्टिस है. इनजस्टिस इसलिए है कि क्लाइमेट का मसला पाकिस्तान हल कर नहीं सकता, जितना मर्जी चाहे नहीं कर सकता. और परहैप्स जिसने बनाया है इन टर्म्स ऑफ जो रिस्पॉन्सिबल है वो इज नॉट नेसेसरी. तो फिर इंटरेस्ट आ जाते हैं ना, हम इट्स फुल सर्कल्स है हमारी पहली वाली बात से जो पावर डायनामिक्स है, राइट. वी गोइंग बैक टू दैट पावर डायनामिक. क्लाइमेट इज नाउ हाई पॉलिटिक्स ऑफ पावर. और इसमें बुरी बात, पीपल इवन इफ दे वांट टू, इसकी डायनामिक ये है कि देखिए ना, मैं अगर जो हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान पासपोर्ट है मेरा, मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका से गाड़ी लेके जाऊँ कनाडा, तो वो बॉर्डर पे मुझे रोकते हैं, मेरा पासपोर्ट चेक करते हैं, राइट. जो मेरी गाड़ी का धुआं है पीछे से, जो कार्बन है, वो जब अमेरिका से कनाडा जाती है कोई नहीं रोकता, उस पर कोई झंडा नहीं है ना.
आप जिस गाड़ी पे इधर आई हैं उसमें से जो आपने कार्बन फेंकी है वो कल न्यूजीलैंड पहुंच चुकी होगी। वो तो ऐसा नहीं है कि ये वाला धुआं जो है पाकिस्तान का है, ये वाला इंडिया का है, ये वाला भारत का है, वो अमेरिका का है। सो व्हाट दैट मीन्स इन ग्लोबल टर्म्स इज कि जहाँ से एमिशन ज़्यादा है, विच इज़ द मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, अमेरिका है, यूरोप है, इंक्रीजिंगली चाइना है, दूसरे ममालिक हैं, अनलेस, और क्लाइमेट ऐसा प्रॉब्लम है कि नो कंट्री, जब मैं कहता हूँ ना पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता अकेला, अमेरिका भी नहीं कर सकता। अगर अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा दे, दे कैन नॉट सॉल्व। सो इट इज़ द चैलेंज इज बिग बिकॉज इट इज कैन ओनली बी डेल्ट विद ग्लोबली। और ग्लोबल में अगर सारी मुल्क ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि मैं सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखूंगा, दैट विल नॉट एड अप टू द ग्लोबल इंटरेस्ट। दैट्स द चैलेंज ऑफ ग्लासगो। वाई डज ग्लासगो नॉट डिलीवर? कर ही नहीं सकती। वहाँ थ्योरी है कि हर मुल्क का मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट जाएगा अपने मुल्क का इंटरेस्ट बताने, और समहाउ हर एक का इंटरेस्ट जब एड अप होगा तो दुनिया का इंटरेस्ट ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ये मैथ ही नहीं है, अनलेस दे एक्चुअली थिंक ऑफ द ग्लोबल इंटरेस्ट। और दैट इज द प्रॉब्लम विद इंटरनेशनल। यू थिंक जब आप ग्लोबल इंटरेस्ट करेंगे तो इनजस्टिस होगी टू कंट्रीज स्मॉलर? यकीन होगी ना। देखिए, तो व्हाट दैट मीन्स इज कि जो पाकिस्तान में हम इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये क्लाइमेट वाली जो हमने दरिया की या दूसरी, उसका रीज़न जो है वो हमारे यहाँ नहीं है, बाहर है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस आर्गूमेंट में? ये मैं सारी उम्र करता रहा हूँ दूसरे के, यार मैं अमरीकनों को कहता हूँ तुम लोग अगर नहीं करोगे तो हम मारे जाएंगे, छींकोगे दम, निमोनिया में होगा, राइट? तुम लोगों के पास फिर पैसे होंगे कुछ करने के, लेकिन जब पाकिस्तान में सी लेवल राइज होगा, बॉस्टन में आप दोबारा बना लोगे, हम क्या करेंगे? लेकिन वो होगा तुम्हारी वजह से। लेकिन सो बात तो सही है, प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे कहने से वो करेंगे तो नहीं, वो कहेंगे अच्छा ठीक है यार की करिए हमारी लॉटरी निकली हुई है। और दुनिया भर में दिस इज द इनजस्टिस। नाउ आई एम नॉट सेइंग यू डोंट पुश ऑन इट, आई से यू पुश ऑन इट एट ग्लासगो, आई से यू पुश ऑन इट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। लेकिन पाकिस्तान अब ये क्या, अच्छा क्योंकि मैंने मसला बनाया नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, ये उससे बड़ी अहमकाना बात है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कटिंग योर नोज टू स्पाइट योर फेस। बात अगर सच भी है, अगर किसी कसूर किसी और का भी है, तो ये कहना कि हम इसका कुछ करेंगे नहीं, भावें हमारे अपने लोग मरते फिरें, ये तो अहमकाना बात है ना। सो इन अ वे दैट इज व्हाई आई एम सेइंग हमारे जैसे मुल्कों को, पाकिस्तान हैज़ टू डू क्लाइमेट पॉलिसी, एनवायरनमेंट पॉलिसी विद अ डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, मीनिंग नॉट ग्रोथ, डेवलपमेंट इन द सेंस के वो क्लाइमेट एक्शन जो हमारे अपने लोगों के लिए अच्छे हैं, जो हमें फ्यूचर क्लाइमेट चेंज से रेजिलिएंट बनाते हैं। That is our priority. We have to look at climate as a development issue. ये जो आप कह रहे हैं ना क्लास वाला, इन अ वे हमने चोचला बना दिया भरे पेट का, कि यार जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं क्लाइमेट वॉक पे जाऊंगा। वी हैव टू पाकिस्तानाइज दिस इशू। देखिए ना, मुझे सीरियस चैलेंज है, मुझे ला के कोई बताए जो कहता है कि पानी पाकिस्तानी का मसला नहीं है, ये है ना क्लाइमेट का मसला। मुझे कोई ला के बताए कि हीट वेव पाकिस्तानी का मसला नहीं है। वाई इज फूड नॉट अ पाकिस्तानी इशू? Why is health of our children not a Pakistani issue? क्लाइमेट को हमें इन अहदाफ पे, कितना अच्छा लफ्ज़ बोला मैंने, इन अहदाफ पे ट्रांसलेट करना होगा, एज अपोज टू कि यार ये तो बड़ा ग्लोबल है, इसमें एमिशन है, इसमें वो है सब है ना, वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है पाकिस्तानी होने से कि वी हैव टू ट्रांसलेट इट इन टू द प्रायोरिटीज़ ऑफ आवर ओन पीपल एंड द सिक्योरिटी ऑफ आवर ओन फ्यूचर। My final question of ये the तो आपने पिछली बार भी कहा था। वो था of climate change। ये पॉडकास्ट का फाइनल क्वेश्चन है। आप ये हम सब गेस्ट से पूछते हैं। आई वांट यू टू ब्रीफली कमेंट, आपके ख्याल में पाकिस्तान 30 साल में 2050 का पाकिस्तान कैसा होगा? एंड देन विल रैप। आई होप अच्छा होगा, पर ये अगर आप मुझसे 30 साल पहले पूछती तब भी मैं यही कहता, और अगर 30 साल बाद भी ये कहूँगा आई होप अच्छा होगा। देखिए, पहला तो ये ना, होप करना, उम्मीद करना हमारा फ़र्ज़ है। इट्स अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी। मैं ये सिनिकली नहीं कह रहा। I think one always has to hope that it is better. I can see the forces that can take it worse, and I see कि हमारी responsibility है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो politician हो, चाहे वो establishment हो, चाहे वो आम लोग हो, हमारी responsibility है कि उस उम्मीद को एक्शन में तब्दील करें। वो एक उर्दू का शेर है कि हर साल ये समझ के गुजारा है सबा, ये इश्क की सदी में अदावत का साल था। इतना ही आखिरी वाला। So we have to start at some point. सो आई डू होप। और होप का मतलब क्या है? ये नहीं कि सिर्फ होप है, आई कैन सी अ बेटर पाकिस्तान हैपनिंग। सो आई कैन इमेजिन कि वो अच्छा होगा। आई कैन नॉट इमेजिन कि वो बैठे बैठे ही अच्छा हो जाएगा।
वो उसका क्या कौन सा गाना है कि मुझे फिक्र ये नहीं है कि कैसे चल रहा है, मुझे फिक्र ये है कि ऐसे ही ना चलता रहे. सो ऐसे ही ना चलना अगर करना है तो वो कौन इसको चेंज करेगा, राइट? वो इसको गवर्नमेंट करेगी, पॉलिटिशियन करेंगे, लोग, ब्यूरोक्रेसी करेगी, लेकिन आखिर में तो आप और मैं करेंगे ना. सो इन दैट सेंस आई कैन वेरी इजली क्लोज माई आईज एंड सी कि आई कैन सी अ बेटर पाकिस्तान, बट आई कैन नॉट सी अ बेटर पाकिस्तान unless Pakistanis take that responsibility themselves, me included. Thank you so much for your time, Dr. Adil Najam, and for such an insightful conversation. This is probably for sure my favorite conversations that I've had on the podcast. So I really, really appreciate you being here. Thank you for watching. My name is Mayam Kyani, and you're watching the Pakistan Pivot, and I'll see you next Thursday.